हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट पॉलिटी के टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, ये जो क्लास है ये आपके एक तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन फॉर्मेट में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है उसके बारे में पूछा है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और इसके अलावा सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्यपाल के कुछ कुछ स्व विवेकीय निर्णय वो अपने अनुसार निर्णय लेता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपके स्टेटमेंट एक तो गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते, सॉरी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते, ये बिल्कुल सही है। जो मंत्री कौन, किसी राज्य में कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्री बनेगा, किस पद पर रहेगा, तो वो मंत्रियों का चयन जो है वो मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार करते और उसकी सिफारिश राज्यपाल को करते। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट पूछा है वो है कि भाई राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर सब अपने समस्त कृत्यों, ये आपके समस्त कृत्यों समस्त कार्य का प्रयोग कर, समस्त कार्य शक्तियों का प्रयोग करते, ये गलत कथन है। जैसे अपन इसके बारे में बात करें कि क्या कौन सा प्रोविजन है, जैसे अगर सरकार, जो राज्य की सरकार है, अगर वह अल्पमत में आ जाए तो राज्यपाल अपने विवेक से उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई विधेयक है या बिल है, अगर राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक उच्च न्यायालय या जो आपके विधायिका की शक्तियों को कम कर रहा है या किसी भी तरह से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। तो इसके लिए भी राज्यपाल अपने स्व विवेक से निर्णय लेते हैं। इसके अलावा यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी सिफारिश कर सकते हैं, और ये राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है यह राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कर सकते हैं। तो ये आपके इतने ऐसे जो टर्म्स हैं जो राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कर सकते हैं, अपने स्वविवेकीय निर्णय ले सकते हैं। तो राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं उसका जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद है 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है कि राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं, उन्हें मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक चीज अपन और बात करें तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल शक्तियों के मुकाबले जो है, अगर अपन कंपैरिजन करें राष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं कंपैरेटिवली एनालिसिस पद के हिसाब से तो वो राष्ट्रपति से ज्यादा विस्तारित है। कैसे अपन बात करें तो देखिए राष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च होता है, और राज्यपाल का जो पद है वह आपके राज्य स्तर पर सर्वोच्च होता है। तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि जैसे राष्ट्रपति के पास जो है स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है, वह मंत्री परिषद की सलाह पर, सिफारिश पर, उसके अनुसार ही कार्य करता है। जबकि यहां पर अपन ने बात की कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां भी है। तो अगर पद के अकॉर्डिंग अगर अपन ये बात करें कि भाई राज्यपाल, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार ज्यादा है या राज्यपाल की, तो अगर अपन बात करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति से ज्यादा है। हालांकि कुछ चीजों में अपने को ध्यान रखना कि जैसे आगे अपन समाधान की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा है, तो अपन आगे अपकमिंग क्वेश्चंस में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन से 10, 12, 13 और 14। तो यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, मिनिमम का पूछा है। तो मिनिमम आपके किसी भी राज्य में 12 सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, अपन बात करें ये न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान कब जोड़ा गया, तो देखिए ये मूल संविधान में नहीं था इसका उल्लेख। ये आपके जो न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान आपके 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में ये जोड़ा गया। ठीक है, ये जोड़ा गया। अब कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो यह आपके अनुच्छेद 164 164, अनुच्छेद 164 एक ए में ये प्रावधान जोड़ा गया। इसमें क्या है कि राज्य में और केंद्र में मंत्रियों की सदस्य संख्या निश्चित की गई, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निश्चित की गई। तो इसके तहत क्या है
कि जो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अपन राज्य की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं कि विधान परिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य जो संख्या है उसके 15% से कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब अधिकतम जो है मंत्रियों की संख्या राज्य में वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज है आपके मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम राज्य स्तर पर जो प्रावधान किया वो आपके किया कि भाई राज्य स्तर पर मिनिमम सदस्य होने चाहिए 12। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो अनुच्छेद 164 है ये आपके केंद्र ये अपन राज्य की बात कर रहे हैं। तो अपन ने जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद टॉपिक पढ़ा तो उसमें अपन ने पढ़ा था 75(1)(a), तो उसमें वो जोड़ा गया था। तो केंद्र में देखिए मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई, लेकिन राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की है और वो रहेगी आपके 12। तो यहाँ पे आपके ये तो एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। अपकमिंग एग्जाम में आपके क्या आ सकता है कि मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की गई। तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा कब निर्धारित की गई, तो आपके 2003 में की गई। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया, तो ये आपके अनुच्छेद 164(1)(a) में इसका प्रावधान किया गया, ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या शामिल है। और अगर राज्य स्तर पर न्यूनतम सदस्य संख्या तो 12 न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन है कौन सा गलत है ये आपने को आइडेंटिफाई करना है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री हमेशा राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, चयनित इलेक्टेड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, चयनित मतलब इलेक्ट होता है, इलेक्टेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके गलत है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंट, तो आपके स्टेटमेंट सही होता, अपॉइंट होता है राज्यपाल द्वारा, जबकि वो राज्य विधानसभा या विधान परिषद द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, ये चीज अब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट गलत पूछा है, तो ये आपके ये रहेगा कि राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं नियुक्त होता है। अब अपन अगले स्टेटमेंट के बारे में बात करें, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल राज्यपाल नियुक्त करता है, ये सही कथन है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए मुख्यमंत्री वही बनता है जिसका दल विधानसभा में बहुमत हो, जिसके दल के पास विधानसभा में बहुमत हो वही मुख्यमंत्री बनता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। बहुत से कारक कैसे कि भाई विधानसभा में आपका एक तो बहुमत होना चाहिए, इसके अलावा आप मुख्यमंत्री बनने के योग्य होना चाहिए। अगर आप पर कोई आरोप है या अगर आपको 2 वर्ष से अधिक कारावास हो गया तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, या अगर आपके हटाने का प्रस्ताव लाया गया है और वो प्रस्ताव पारित हो गया है तो भी आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके राज्य में जैसे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो भी मुख्यमंत्री बर्खास्त हो जाते हैं। तो ये कई सारे कारक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बाकी 3, जबकि यहाँ पर नियुक्त होता है वो सही होता है, यहाँ पे चयनित है तो ये स्टेटमेंट आपके गलत रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष और 3 माह। तो देखिए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो राज्य में, मतलब विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी अगर वह सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। कितने समय के लिए बन सकता है, तो वह अधिकतम 6 माह तक के लिए बन सकता है, सॉरी मैक्सिमम 6 माह तक के लिए बन सकता है। और इसका जो प्रोविजन है, इसका उल्लेख है, ये आपके है अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद या मतलब विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने में किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वह सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित होता है तो उसे 6 माह में इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, एक तो 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि वे किसी भी सदन के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो तो वे मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, एक तो 6 माह की अवधि तक कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, और अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164(3) में इसका उल्लेख है, ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य हो किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यहां से देखिए यहां तक का स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, यहां से यहां तक का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत के संविधान कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मतदान के योग्य व्यक्ति कौन होता है, 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति मतदान के लिए योग्य होता है। लेकिन अगर उसकी आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं है तो वह किसी भी राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो ये आपके यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पूरा। यहाँ देखिए आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये आपके यूपीएससी में आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। किस कारण से, मतदान के योग्य नहीं, न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे अपन अगला स्टेटमेंट बात करें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, दांडिक अपराध मतलब जिसे किसी भी क्रिमिनल केस में सजा हुई है, दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, मतलब 5 वर्ष की उसको सजा मिली है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है, भले ही वे कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो देखिए यहाँ पे स्थायी तौर पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्थायी तौर पे नहीं, अधिकतम 6 वर्ष, जब वह सजा कारावास से मुक्त हो जाए उसके बाद से वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 वर्ष के बाद वह चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे अपने को क्या आंसर रहेगा, आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो रही है, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं है, तो डी आंसर रहेगा इसका, न तो 1 और न ही 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, सिर्फ एक शब्द जोड़ने की देर है कि भाई यहाँ पे अगर अस्थायी तौर पर निर्धारित होता तो ये बिल्कुल सही रहता स्टेटमेंट, और यहाँ पे अगर मतदान के लिए योग्य ये नहीं रहता तो आपके ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहता। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इंडियन पॉलिटी में जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, आपको एक तो सेंटेंस को समझना और एक वर्ड पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए शब्दों के चयन से ही स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो ये आईएएस जैसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राज्य विधानसभा। तो जो राज्य मंत्री परिषद है तो उसके मंत्रियों के वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन, मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण जो है वह आपके राज्य की विधानसभा द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, वह तय करती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर अपने से बात करें कि भाई अगर मुख्यमंत्रियों के वेतन और भत्ते इसके अलावा अपन बात करें नियुक्ति के बारे में, तो नियुक्ति राज्यपाल करता है, इस्तीफा भी यह राज्यपाल को देते, लेकिन वेतन भत्ते जो वेतन भत्तों में वृद्धि है वो आपके राज्य विधानसभा द्वारा बिल के द्वारा पारित करके यहाँ पे वेतन और भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। अब देखिए अपन ने जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का टॉपिक पढ़ा, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई जो मुख्य प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर था, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आपके अनुच्छेद 78 में था, अनुच्छेद 78 78 में, जबकि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आपके रहेगा अनुच्छेद 167 में। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। और कर्तव्य क्या क्या है उसके बारे में बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करते हैं। मतलब जो राज्य स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसके बारे में वह राज्यपाल को सूचित करते हैं, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये सही स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, मतलब जो कानून बनाने से संबंधित जो प्रोविजंस है उसके बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। तो ये देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी की बैठकें होती थी, अभी जैसे गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री भाग लेता है ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल या की बैठक में भाग नहीं ले तो भी चलता है, कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। तो ये आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गलत रहेगा। अगला है, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, विनिश्चय मतलब किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल उसे मंत्री परिषद को विचार करने के लिए कह सकता है। मतलब इसका सार क्या है
कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और उसका मंत्री परिषद का अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा कि भाई उस निर्णय पर आप सभी बैठकर निर्णय लें, फाइनल डिसीजन बताएं। तो ऐसा करने के लिए राज्यपाल कह सकता है। तो ये जो तीनों प्रोविजन है, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 और 4 ये तीनों जो प्रोविजन है ये आपके आर्टिकल 167 में इनका उल्लेख है। तो ये संवैधानिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2 और 4। तो आपका आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 4 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, मतलब मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अभी अपन ने पढ़ा, ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 167। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व या कर्तव्यों को परिभाषित करता है। जबकि इसके अलावा अगर आपसे प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, जो पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 78 में है, जबकि अनुच्छेद 167 में आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके स्टेट पॉलिटी जो है हमेशा ध्यान रखना है, स्टेट पॉलिटी आपके सेंट्रल जो केंद्र और राज्यों की पॉलिटी एक दूसरे से रिलेट करके अगर अपन पढ़ें तो अपने को बहुत कम आर्टिकल्स याद करने की जरूरत रहेगी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कथन कारण से रिलेटेड। तो ये जनरली स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कथन है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो देखिए जो न्यायालय है, मंत्री राज्यपाल को क्या सलाह देते हैं या मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी कानून के संदर्भ में या किसी भी विषय में क्या सलाह देते हैं, वो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। न्यायालय को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, तो समीक्षा नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपके कथन। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व मतलब कि कोई एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई एक प्रॉपर एक इस संदर्भ में कानून बना है कि वो क्या राय दे, वो प्रॉपर बाहर उसका बयान जारी करे या लोगों जनता को या कोर्ट को ये बताए कि हमने राज्यपाल को क्या सिफारिश दी है, क्या सलाह दी है। तो ऐसा कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि भाई ऐसा कोई बाउंडेशन मंत्रियों के लिए नहीं है कि वे न्यायालय को ये बताए कि भाई हमने क्या सलाह दी है। तो ये दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो आपके ए आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है? अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पहले अलग प्रोविजन था। अभी अपने को ध्यान रखना है कि जैसे जम्मू कश्मीर अभी आपके 2019 के बाद 2019 में जैसे उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर को आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और इसके बारे में जो है इसकी विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का वैसे ही कार्यकाल होता है जिस तरह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों का होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है अपने को, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल जो है एक तो निश्चित नहीं होता है। भारत में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद या आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता। एक तो चीज ये ध्यान रखना है कि कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता कि भाई 2 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा, 6 वर्ष रहेगा, निश्चित नहीं है। जब तक उनका विधानसभा या प्रधानमंत्री का अगर लोकसभा में बहुमत है तब तक वह अपने पद पर रह सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, निश्चित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस में कोई निश्चित नहीं का प्रोविजन नहीं है या इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। तो जनरली अगर निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी जब तक विधानसभा का अस्तित्व रहता है तब तक रहता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 5 वर्ष अपने को टिक करना है। अदरवाइज अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का जो कार्य है, कार्यकाल है, अवधि है, वह निश्चित नहीं होती है। वो जब तक उनका विधानसभा में बहुमत रहता है तब तक वह सरकार रहती है। अदरवाइज अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर करेक्ट करना है। अगर यहाँ पे 5 वर्ष होता और यहाँ डी में आपके ऑप्शन रहता निश्चित नहीं, तो आपको निश्चित नहीं करेक्ट करना है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन पॉलिटी में जैसे अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको चारों ऑप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो पहले दिया होता है लेकिन मोस्ट करेक्ट आपके लास्ट में दिया होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि मोस्ट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है अपने को वो टिक करना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 166। तो देखिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपके रहेगा अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में यह उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपके है अनुच्छेद 164 में। अब यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 163 में क्या है? तो अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 163। और इसमें स्वविवेकीय शक्तियों का भी उल्लेख है, अपन अभी बात की थी स्वविवेकीय शक्तियां। ठीक है, तो स्वविवेकीय शक्तियों में क्या था कि भाई जैसे राज्यपाल कोई सरकार अल्पमत में है तो वह बहुमत के लिए कह सकता है। तो स्वविवेकीय शक्तियों का उस उल्लेख है अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 165 में क्या है? तो अनुच्छेद 165 में आपके राज्य के जो महाधिवक्ता है उसका उल्लेख है। राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, ठीक है, विधिक अधिकारी, महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 166 में क्या है कि जो राज्यपाल आपके मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। तो जो राज्यपाल है आपके मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाता है, तो उसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 166 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने को ये आर्टिकल पूछे 164, तो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके 163 के बारे में पूछ सकते हैं, 165 आपके एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता के बारे में, 166 आपके कार्य आवंटन के नियम बनाता है राज्यपाल, इसके बारे में है। 167 अभी अपन ने पढ़ा कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अपन लास्ट में एक समरी के रूप में, एक तो मैं आपको मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित अपन एक समरी अपन डिसाइड कर लेंगे। आपको बता दूंगा कि भाई किस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद से रिलेटेड, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो ये आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपके सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 1963 में ये महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये यूपी की आपके चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, यूपी की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये चीज ध्यान रखना, भारत में पहली बार किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश में। महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो उसमें जो क्या क्या आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके सबसे पहली जो चीज है वो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है 163। ठीक है, 163 के बारे में अपन ने बात की थी कि भाई राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रमुख होगा आपके मुख्यमंत्री। तो ये आपका उल्लेख है अनुच्छेद 163 में। इसके अलावा अपन ने बात की कि इसमें स्वविवेकीय शक्तियों का भी उल्लेख है। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद और स्वविवेकीय शक्तियां। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका आर्टिकल रहेगा 164। 164 में क्या है? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति करेंगे? आपके मंत्री परिषद की या मंत्रियों की। ठीक है, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? आपके राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मंत्री परिषद की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा क्या चीज अपने को ध्यान रखना है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, मंत्री जो है सामूहिक रूप से आपके, एक तो ध्यान रखना है मंत्री सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है वो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और
अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है, मंत्री जो है, मंत्री परिषद या मंत्री सामूहिक रूप से तो आपके उत्तरदायी होंगे विधानसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये आपके जैसे 163, 164 ये आपके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपके 165 अपन ने बात की महाधिवक्ता से रिलेटेड है। आपके 166 अनुच्छेद 166 ये आपके जो है मंत्रियों से रिलेटेड है। उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई राज्यपाल मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाएगा, ठीक है, कार्य आवंटन के नियम। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपके इसमें मंत्रियों का उल्लेख है, तो ये ध्यान रखना है, ये कार्य आवंटन के नियम किनके लिए बनाएंगे, मंत्रियों के लिए, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 166 है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन सा आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, लास्ट आर्टिकल है 167, ठीक है। 167 के बारे में अपन ने बात की थी कि 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो बेसिकली अपने को 4 आर्टिकल ध्यान रखने हैं जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख है। आगे अपन बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में बात की, लेकिन अपने को ध्यान रखना है 2 टर्म्स, एक तो मंत्री परिषद और एक मंत्रिमंडल। एक तो आपके मंत्री परिषद होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक आपका टर्म होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। तो इसको बोलते हैं आपके कैबिनेट, इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 बेसिक टर्म है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद होती है कि भाई उसमें आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, सभी मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्रियों में कौन कौन, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं। तो ये सभी मंत्री आपके मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्री मंडल में, कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं, प्रमुख मंत्री जो होते हैं, ठीक है, प्रमुख मंत्री जो बड़े विभाग है या प्रमुख मंत्री है वो इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है, तो इसमें आपके मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होगा वो ये होगा, ठीक है। कैबिनेट आपके ये ग्रीन कलर का रहेगा और पिंक कलर का आपके मंत्री परिषद रहेगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस या स्टेट पीसीएस में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्री परिषद में कैबिनेट के सब मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। या एक और स्टेटमेंट आ सकता है कि मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो ये गलत कथन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। अब अपन बात करें कि उल्लेख का, कि भाई जैसे मंत्री परिषद का उल्लेख कहाँ पर है, तो अपन ने अभी बात की कि 163 में है, 164 में है, 167 में है ना, 166 में है, और एक सेकंड 166 में भी है कार्य आवंटन के नियम, और 167 में भी है। तो मंत्री परिषद का उल्लेख आपके इन अनुच्छेद में है। जबकि पूरे भारत के पूरे संविधान में ही आपके मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है यह आपके आर्टिकल 352 में है, ओनली 352 इमरजेंसी प्रोविजन में है। और ये भी आपके जो प्रोविजन है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। तो कहने का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल शब्द ये कैबिनेट शब्द है, यह भारत के मूल संविधान में था ही नहीं, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1978 में। और इसका उल्लेख सिर्फ एक अनुच्छेद में है, एकमात्र अनुच्छेद है 352। जबकि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित प्रोविजन का उल्लेख यहाँ पर है। और अगर मंत्री परिषद का केंद्रीय स्तर पर बोले तो ये आपके 74, 75, 77 और 78 में इसका उल्लेख है। केंद्रीय स्तर की अगर अपन बात करें तो राज्य स्तर पर यह है, केंद्रीय स्तर पर यह है। तो यहाँ पे आज अपन ने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बात की। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आप यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में सॉल्व करने में कैपेबल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।